जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 जो एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है। ये धातु और अधातु, धातु और अधातु का पार्ट 2 करेंगे हम लोग। जो अधातु जो चैप्टर है, धातु और अधातु केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले जो है 2 वीडियो डाल चुके हैं। इसका पार्ट 1 डाल चुके हैं, फिर केमिस्ट्री का पहला लेसन का पार्ट 1 पार्ट 2 है, फिर उसका दूसरा लेसन जो है अम्ल क्षारक और लवण, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 है। और ये जो है धातु और अधातु का पार्ट 2 वीडियो है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। अति ज्वलनशील पूछा है कि अति ज्वलनशील कौन होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक या प्लास्टिक। तो याद रखिएगा, जो श्वेत फास्फोरस होता है अति ज्वलनशील होता है, ये काफी जो है ज्वलनशील होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस से भी जो है श्वेत फास्फोरस जो है आप याद रखिएगा अति ज्वलनशील होता है। और फास्फोरस को जो है याद रखिएगा, इसको कहाँ पानी के अंदर डुबा कर रखते हैं। ठीक है, पानी के अंदर डुबा कर रखते हैं। फास्फोरस को पानी के अंदर में पानी के अंदर डुबा कर रखते हैं, जबकि सोडियम और पोटेशियम और लिथियम को किरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। इसको खुले में छोड़ने पर इसमें आकस्मिक आग लग जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क में किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क के रूप में किया जाता है। क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा व्यावसायिक स्तर पर जो है, ठीक है, धातु का जो निष्कर्षण होता है वो बॉक्साइट अयस्क का जो है किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट होता है। ठीक है, यह यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। तो यह यौगिक याद रखना है धातुमल कहलाता है, इसको धातुमल कहते हैं। अगला सवाल कह रहा है किस तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूप प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है। तो याद रखिए किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक रूप अगर होगा तो उसको कहते हैं अपरूपता। जैसे याद रखिए कार्बन के अपरूप की याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन के 3 अपरूप है। एक है ग्रेफाइट, एक है आपका हीरा जिसको डायमंड बोलते हैं, और एक C60 जिसको बकमिस्टर फुलेरिन कहा जाता है। तो कार्बन के 3 अपरूप है। तो याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूप हो जाएगा तो उसे अपरूपता कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है धातुओं की प्रकृति होती है। तो जितने भी धातु होते हैं वो सभी के सभी विद्युत धनात्मक होते हैं। ध्यान में रखना, इसे पिछले वाला वीडियो में बताए हैं और इस वीडियो में बता दिए, आपको याद रखना है विद्युत धनात्मक होते हैं। अगला सवाल कह रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और इस क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण। ध्यान में रखना है, इस क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। अगला सवाल कह रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को जब गर्म करते हैं, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ 2H2O। जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ से जो है जिप्सम का
प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ H2O। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है? तो एनोड बनाया जाता है। शुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है, ध्यान में रखना है, शुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। तो अगर आपको जो है सक्रियता श्रेणी याद होगा तो याद होगा काशीनाथ, का, माले, आलू, जारा, जेडन से जारा, पी के, पकाता है। ये याद रखिएगा, ट्रिक है ये। काशीनाथ का माली, के से पोटेशियम, एन से सोडियम। तो इन दोनों में भी अगर देखा जाए तो पोटेशियम ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। हालांकि इससे ऊपर भी आता है लिथियम, इससे ऊपर कौन आता है? लिथियम। तो आपको ध्यान में रखना है कि पोटेशियम जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है इसमें। तो काशीनाथ का माली उल्टा दे दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो याद रखिएगा, जब मैग्नीशियम को जब जलाते हैं, जब मैग्नीशियम जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ये जलता है, ठीक है, तो ये श्वेत, ये तो MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये चमकीला ज्वाला, चमकीली ज्वाला यानी चमकीली उजला ज्वाला देता है, या इसको श्वेत जो है श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए, एक्वा रेजिया जिसको रॉयल जल कहते हैं, इसे पिछले वाला वीडियो में बताए हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो ये याद रखिएगा, जो HCl होता है और HNO3, ये दो धातुओं को मिलाकर एक्वा रेजिया बनाया जाता है। ये 3:1 के रेशियो में होता है, हमेशा याद रखना है, 3:1 के रेशियो में होता है, 3:1। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो शुद्ध रूप में अपने साथ धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। याद रखिएगा, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं तन्यता। ठीक है, यानी पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। और आप याद रखिएगा, सबसे तन्य धातु होता है सोना, सबसे तन्य धातु होता है सोना। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो चादर बनाने का जो गुणधर्म होता है वह कहलाता है आघातवर्ध्यता। चादर बनाने का यानी धातु के चादर बना रहे हैं पीट पीट कर, तो उस गुण को कहते हैं आघातवर्ध्यता, मेलिएबिलिटी, इंग्लिश में कहते हैं मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो कठोर सतह से टकराने पर जो धातुएं आवाज उत्पन्न करती हैं उसे कहते हैं सोनोरस या धात्विक ध्वनि। धातुओं के पास धात्विक ध्वनि होती है, जो किसी चीज से टकराने पर, कठोर सतह से टकराने पर उसमें से टन टन की आवाज आती है, और इसको कहते हैं धात्विक ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी पीछे देख कर आए हैं, सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है? तो सबसे अधिक तन्य धातु होता है सोना। सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है। सबसे अधिक तन्य धातु आपको याद रखना है सोना होता है। अब यहाँ 1 ग्राम सोने में कितना किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं? तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में होता है? तो कमरे के ताप पर मरकरी धातु जो है द्रव अवस्था में होता है। मरकरी का सिंबल होता है Hg,
याद रखिएगा, और ये द्रव अवस्था में होता है। तो इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आपको याद रखना है, जो आयोडीन होता है ये अधातु होता है और ये एक चमकीला अधातु होता है। ध्यान में रखना है, ये एक चमकीला अधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। हीरा जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को कहते हैं एनोडीकरण। एनोडीकरण, एनोडीकरण कहते हैं, एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में एनोडीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? क्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? यानी कह रहा है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक या आयरन। तो इसमें आपको जो ट्रिक बताए हैं उसके हिसाब से माली आलू जरा फीके पकाता है, तो ये सी वाला जो होगा यही सही होगा। माली आलू जरा फीके पकाता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा सोडियम। ध्यान में रखना है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होगा सोडियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या याद रखिएगा 11 होती है। ध्यान में रखना है, सोडियम की परमाणु संख्या 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देगा तो 2,8,1 होता है। इसकी बहुत्तम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम की बहुत्तम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। ध्यान में रखना है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। और इसकी भी आपको याद रखना है, इसका भी जो है सोडियम का भी 1 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो पोटेशियम होता है जो पोटेशियम होता है उसकी भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, यानी इसकी बहुत्तम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या याद रखना है, ओ से ऑक्सीजन, ओ से माने अ से ऑक्सीजन, अ से 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। इसकी जो है बहुत्तम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? क्लोरीन तो क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। क्लोरीन की परमाणु संख्या आपको ध्यान में रखना है कि इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। कर हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम 2 नंबर पर आता है, इसकी परमाणु संख्या हो जाएगा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अगला कर कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम 20 पर आता है, याद ध्यान में रखना है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। एक बार सबका लिख देते हैं, यहाँ से याद रखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियॉन का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस 15 होता है, सल्फर 16 होता है, क्लोरीन 17 होता है, आर्गन 18 होता है, पोटेशियम 19 होता है और कैल्शियम 20 होता है। ध्यान में रखिएगा, ये वाला पूरा जो है आपको 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की परमाणु संख्या और तत्व भी लिख दिए हैं। 21 से याद रखिएगा, स्कैंडियम का 21 होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज,
आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आपको ध्यान में रखना है, इसका होता है 22, टाइटेनियम 22, वेनाडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27 होता है। इसकी परमाणु संख्या निकेल का 28 हो जाएगा, कॉपर का 29 होता है और जिंक का 30 होता है। सोने की परमाणु संख्या 79 याद रखना है। ये एग्जाम में पूछता है कि सोने की परमाणु संख्या क्या है, 79 याद रखना है, 79 आपको ध्यान में रखना है। तो इतना ही क्वेश्चन है आज के लिए, इतना ही। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।